नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। और जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि प्लीज आप लोग पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रश्न आपको देता हूं जिसका उत्तर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। वो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर एक भी प्रश्न उनमें से अगर आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत खुशी वाली बात होगी। और एक एक प्रश्न से दरअसल आपका सिलेक्शन जो है रुकता और नहीं रुकता है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और नहीं होता है। इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा किया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए कुछ मैं बेहतर और कर पाऊं। इसके साथ ही आपको पता होगा कि दरअसल वीडियो के लास्ट में मैं आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि जो यूपीपीएससी है आपका या यूपीएससी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रश्नों को देता हूं मुख्य परीक्षा के, जिसका अभ्यास आपको घर पे करना होता है। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उन प्रश्नों को नोट करते हुए जाइएगा। वो प्रश्न आपके करंट और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, प्लस कुछ प्रश्न आपके पीवाईक्यूज के भी होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग रेडी करते रहेगा, निश्चित रूप से आपके प्री प्लस मेंस की तैयारी होती रहेगी। आइए हम लोग बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग दरअसल 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको वो प्रश्न याद हैं या नहीं याद हैं। अपने सब सामने कॉपी पेन को रखिए या मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करिए और मन में सोचिए कि जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं क्या आपको उसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बात मैं महत्वपूर्ण कह दूं कि जितना आप पढ़ते हो उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि कितना आप रिवीजन करते हो। इसलिए पहले भी मैंने आपसे कहा था कि दरअसल जो है आप लोग 5 डेज वीक में 5 डेज या 6 डेज अपनी स्टडीज को करिए और लास्ट के 2 डेज यानी कि सैटरडे या संडे या फिर 1 डे यानी कि संडे या सैटरडे में से किसी एक दिन रिवीजन के लिए अवश्य रखिए। क्योंकि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं और दूसरा आप उसको रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारे बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी बिंदुओं को याद रखिएगा। गधों की तरीके से पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। स्मार्ट तरीकों को फॉलो करिए, अपना सिलेक्शन लेके निकल जाइए। चलिए आइए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की कब्र पर क्या की थी, श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो वो था रूस का मास्को, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में बेरिल तूफान कहां पर आया था? तो हमने आपको बताया था कि अमेरिका में आया था और हमने आपसे कहा था कि तूफान चूंकि चर्चा में रहा है तो हमने आपसे टास्क 2 दिया था आपको और हमने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है यानी कि जो आपदा प्रबंधन है उसको आपको तैयार करना है कि आपदा क्या होती है, आपदा को रोकने के लिए सरकारें क्या कुछ प्रयास करती हैं और किस तरीके से आपदा को रोकने के लिए जो है क्या कुछ प्रयास किया सकते हैं और आपदाएं प्रकार कितनी होती हैं, यानी कि आपदाएं के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, मतलब कुछ मैन मेड होती हैं, क्या होते हैं, कृत्रिम होती है, प्राकृतिक होती हैं, कृत्रिम प्राकृतिक में क्या कुछ अंतर होता है। ये सारे बिंदु हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा और हमने आपसे कहा था कि ये आपके मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, मैंने आपको बताया था। नाटो के बारे में मैंने और कई सारी जानकारी आपको बताई थी, वो वीडियो नहीं देखा तो कल के वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, नाटो से संबंधित आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हाल ही में जिला खनिज प्रतिष्ठान गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था, आपको याद होगा। इसके अलावा हाल ही में स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और इसे जो है डीआरडीओ ने किसके लिए बनाया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए, यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो आपका प्यारा सा कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष वैल्यू वाला ब्रांड कौन सा है? मैंने कहा था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो शीर्ष ब्रांड कौन सा है? वो है आपका टाटा समूह। और शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? तो मैंने कहा था टाटा समूह है, दूसरे पर इंफोसिस है और तीसरे पर कौन सा है? एचडीएफसी है। याद आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो वो बनी है सुजाता सैनिक। और मैंने कहा था कि अगर ऐसे प्रश्न आपके चर्चाओं में रहते हैं करंट में, तो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर हमने कहा था आप लोग दीजिएगा, आप लोगों ने दिया था सभी लोगों ने। ठीक है, डिटेल्स में देने वालों के लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग डिटेल्स में भी अपने उत्तर को लिखते हैं। अच्छा लगता है जब आप प्रयास करते हैं, तो क्या होता है ना कि प्रयास और बेहतर करने की इच्छा जागृत होती है। जब आप कमेंट्स करते हो, जब आप लाइक करते हो, ठीक है, तो लगता है कि नहीं सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो वास्तव मेहनत कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी मिलती है कि आप वास्तव मेहनत कर रहे हो। इसका मतलब कि आप सक्सेस की राह पर हो। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए अगर जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है, आप उस टॉपिक को लिख सकते हैं, अगले दिन समय मिलने पर उसको समझा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि करंट ही इंपॉर्टेंट है, करंट के अलावा भी अगर कहीं समस्या होती है तो मैं उसको समझा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या था कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आज के क्या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? ठीक, ये आपको बताना है। तो इसके सामने कितने उत्तर हैं? 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, बी सचिन तेंदुलकर को, सी गौतम गंभीर को, या फिर डी इरफान पठान को। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी तो सभी होते हैं। ओके, तो दरअसल पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं वो बने हैं अभी गौतम गंभीर, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। वह राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। आपको पता है कि अभी जो हाल ही में दरअसल जो विश्व कप हुआ था उसमें जो है राहुल द्रविड़ क्या थे? कोच थे। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच की अगर बात करते हैं तो वो कौन है? तो वो हैं अमूल मजुमदार हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, और एक दिन मैंने आपको FATF के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको एकत्रित करवाई थी, अगर आपको याद होगा तो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीजें मैं कराया करूं उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया करो। और FATF के बारे में FATF क्योंकि इस वर्ष चर्चाओं में बहुत रहा है, इसलिए FATF से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। मेरी कही कही एक एक बातों को ध्यान से सुना करिए। आप एग्जाम दोगे तो मेरी सारी बातें आपको याद आएगी कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं जो मैं कहा करूं इसको नोट डाउन कर लिया करो। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी बिंदुओं पर आप जो है पूरी शिद्दत के साथ उस पर ध्यान दिया करो। ये नहीं बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। यह काम करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। मेरी बातें भले चुभेंगी आपको, लेकिन मैं सत्यता से आपको वाकिफ करा रहा हूं। जब तक सिंसियरिटी के साथ नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें मुश्किल रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो जो कहा करूं उन बातों को प्लीज आप लोग सुना करिए। ये मेरी छोटी सी हम्बल से रिक्वेस्ट है। ठीक है, इमोशनली रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप अनवांटेड चीजों को पढ़ो, बिना मतलब के पढ़ते चले जाओ, बिना मतलब के पढ़ते चलाओ। मैं आपके समय को बचा रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को प्लीज आप लोग ध्यान से सुना करिए। नेक्स्ट है, तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एलिसा मद्राजो, बी एंटोनियो कोस्टा, सी अलेक्जेंडर रियन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एलिसा मद्राजो को जो है अभी हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ताइए पॉइंट हम लोग देखते हैं व्याख्या में। तो FATF के नए अध्यक्ष के रूप में मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये इनका क्या है? पूरा नाम है। इसके अलावा वह किसका स्थान ग्रहण करेंगी? तो वो दरअसल टी राजा कुमार का स्थान लेंगी, याद रखिएगा। और उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा? वो दरअसल 2 वर्षों का होगा और शायद जुलाई माह में ये स्टार्ट होगा। जुलाई, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए FATF के बारे में अगर हम FATF की बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो कब है? वो है आपका 1989, अर्थात 1989। उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना FATF का ये काम है। इसके अलावा भारत वर्ष 2006 में FATF के पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुआ था। और अगर भारत के हम लोग पूर्ण सदस्यता की बात करते हैं कि दरअसल FATF में भारत
भारत को पूर्ण सदस्यता कब प्रदान की गई? तो वो प्रदान की गई वर्ष 2010 में। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके सचिवालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय में क्या है? स्थित है। और आपको पता होगा कि FATF के द्वारा ग्रे और ब्लैक लिस्ट जारी की जाती है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि वे देश होते हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के एक जो है उनको क्या करते हैं, एक तरीके से वो स्थल के रूप में पहचाने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गए थे, बाकी कई कंट्रीज हो गई। तो यानी कि क्या होता है ग्रे लिस्ट में कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए सुरक्षित देश के रूप में जाने जाते हैं, कि वो सेफ है वहां के लिए। ऐसे देश जहां पर टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग बड़े धंधे के रूप में देखा जाता है। जबकि ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत क्या होता है? वो देश जो आतंकी गतिविधि और मनी लॉन्ड्रिंग को पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं कि भाई कोई समस्या है नहीं यहां पे, तो तुम फॉलो फूलो। ऐसे देश क्या होते हैं? ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं FATF के द्वारा। और जब वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं। वो क्या कहते हैं, प्रतिबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के होते हैं, वो व्यापारिक जो है प्रतिबंध भी होते हैं। कई और प्रतिबंध जो है ऐसे देशों पर लगा दिया जाता है, यानी कि उनको अलग थलग कर दिया जाता है, कई सारी सुविधाओं से उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, जो फंडिंग भी WTO वगैरह के द्वारा दी जाती है और बाकी संस्थानों के द्वारा, उन पर भी लोग जो है रोक उन पर लग जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की टीम को किसने स्पॉन्सर किया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A अडानी ग्रुप के द्वारा, B टाटा के द्वारा, C एयरटेल के द्वारा या D रिलायंस के द्वारा। आई थिंक ऑप्शन देख करके शायद आप इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि इन चारों में चर्चाओं में अक्सर कौन रहता है? ऑप्शन नंबर A यानी कि अडानी ग्रुप जो है अक्सर चर्चाओं में रहता है। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, तो अगर आप इस पे तुक्का लगा सकते हैं तो शायद इसको लगा सकते थे, अगर आपको नहीं आता होगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की टीम को अडानी ग्रुप ने क्या किया था? स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा अगर हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ एक पॉइंट्स की बात करते हैं तो दरअसल मेजबान देश इस बार कौन है? पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, यानी कि पेरिस है। और कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 26 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2024 तक दरअसल इसका क्या होगा? आयोजन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक के बारे में हमने आपको कई जानकारियां और दी थी, आज हमने इसमें नहीं दिया है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ है, आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा। यानी कि जब जून माह का रिवीजन करेंगे तो आपको डिटेल्स में पेरिस ओलंपिक के बारे में आपको मिल जाएगी उसमें चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ करने वाला राज्य अभी हाल ही में कौन बना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A असम है, B उत्तर प्रदेश, C बिहार या फिर D झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, अर्थात उत्तर प्रदेश ने अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर जो पंजीकरण कर है, यानी कि जो शुल्क होता था, उसको क्या किया है? हटा दिया गया है। इससे जो है क्या होगा? जो है जो लोग होंगे उनको क्या होगा? फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो पॉइंट वही दिया है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश बन गया, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। और लोकसभा सीटों की बात करते हैं, 80 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। मैंने आपसे कहा था जो भी जो है इंपॉर्टेंट जो स्टेट होते हैं उनकी राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंघा है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी क्या है? सारस यानी कि क्रॉन्च। और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 फैक्ट आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक क्या है? प्लांट की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा। और मथुरा के सांझी क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। मथुरा चर्चा में रहता है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वधावन बंदरगाह अभी चर्चाओं में रहा है, तो आपको बताना है कि दरअसल वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनेगा? ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बनने वाला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A उत्तर प्रदेश, B महाराष्ट्र, C केरल या फिर D असम। बताइए फटाफट कि ये कहां पर बन रहा है। इस पर अभी हाल ही में जो है कैबिनेट ने पैसा भी पास कर दिया है, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि महाराष्ट्र में दरअसल ये बनेगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में बनेगा, याद रखिएगा।
और हाल ही में कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनेगा, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो दरअसल इसकी जिम्मेदारी दी गई है पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी गई। किसको? इसकी जिम्मेदारी वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी गई है। ये याद रखिएगा, पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बंदरगाह आपके जीएस में जो है पूछे जाते हैं, कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कौन से कृत्रिम बंदरगाह है। तो आज आपका टास्क फर्स्ट है, ये है आपका क्या है कि आपको जो है लिस्ट बनानी है किसकी, प्राकृतिक बंदरगाह की, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ठीक, और कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं। ये भी आपको दरअसल क्या करना है, पता करना है। ये आपका टास्क है, इसको नोट प्लीज कर लीजिएगा। आज ही करंट अफेयर जब वैसे वीडियो मेरा वाइंड अप होगा वैसे ही तुरंत इसको टास्क फर्स्ट को कर लीजिएगा। और डेली जो मैं आपको टास्क दिया करूं ना, वीडियो को खत्म होने के बाद तुरंत इस पर काम कर लिया करिएगा। अब मैंने कहा प्राकृतिक बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह को देख लीजिएगा, तो तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज्योग्राफी में प्रश्न यहां से एक ना एक पूछता है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक है। और कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये 7, 8, 10 पॉइंट है, इसमें याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका मतलब जो है सही हो जाएगा तुरंत फट से। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको कहता रहता हूं, साथ में करते चलिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा होगा। और मैं डेली यही बात आपसे कहता हूं कि बस 15-20 दिन लगातार करिए करंट अफेयर्स मेरा। अगर आप फ्रेशर हैं इस मेरे वीडियो पर, तो आप 15-20 दिन करिए और फिर देखिए कि आपको कितना ज्यादा फायदा इसको मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका टास्क, क्या पहला आज का, इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कि दरअसल डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शिवशंकरी जी को, बी मेधा पाटेकर, सी अरुंधति आर्य को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवशंकरी जी को। और वो चर्चाओं में रही थी, पहले भी रही हैं। आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में तमिल लेखिका, शिवशंकरी कौन है, ये तमिल लेखिका हैं, को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2022 में, देखो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वर्ष 2022 में उन्हें उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए क्या हुआ था, सरस्वती सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। और सरस्वती सम्मान जैसा कि आप लोग को पता होगा क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको 2022 में जो है सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार के बारे में, तो दरअसल यह पुरस्कार तेलुगु कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के नाम पर दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है, विजेता को कुछ नगद राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार को भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और प्रथम पुरस्कार वर्ष 2017 में प्रदान किया गया था। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विदेशी दौरे के दौरान किस देश के द्वारा उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। आपके लिए क्या है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, या फिर डी नेपाल के द्वारा। तो अभी चूंकि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरों पर हैं 2 देशों की, जहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के द्वारा उनका जो प्रतिष्ठित उनका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे उनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये भारत के लिए क्या है, एक गौरव महसूस करने वाली बात है कि भारत की साख वैश्विक पटल पर क्या हो रही है, बहुत मजबूत हो रही है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वर्तमान के सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक मजबूत जो है कदम अभी बढ़ाया जा रहा है। और पहले जो है इस पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अभी वर्तमान दृष्टिकोण के माध्यम से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी अंतरराष्ट्रीय
जो नीतियां हैं उनमें जो है बहुत ही मजबूत आई है, और भारत की साख पिछले कुछ टाइम में जो गिर गई थी वो अभी क्या है, बहुत ही मजबूत हो गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और ये भारत के लिए क्या है, एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा आइए हम लोग व्याख्या के माध्यम से कुछ एक पॉइंट देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ, इसको याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से सम्मानित किया गया है। यह रूस का क्या है, प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। जैसे कि हमारे भारत में हमारा नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है, वैसे वहां का यह है पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1698 यानी कि 1698 में हुई थी। बीच में यह दरअसल बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, फिर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया गया है। यह भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। ए ऑप्शन आपका पीवी सिंधु को, बी साइना नेहवाल को, सी बबीता फोगाट को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु को दरअसल क्या है, ओलंपिक जो 2024 होगा उसमें ये महिला खिलाड़ी है, इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। तो आइए इसके कुछ एक पॉइंट देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंट क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु को ध्वजवाहक बनाया गया है, याद रखिएगा। और पुरुषों की तरफ से किसको बनाया गया है, तो पुरुषों की तरफ से शरद कमल होंगे ध्वजवाहक, ये भी आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और गगन नारंग दरअसल क्या होंगे, सेफ डी मिशन होंगे। और आपको पता होगा सेफ डी मिशन कौन होते हैं, जिनके ऊपर जो है खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी दरअसल इन्हीं के ऊपर होती है। तो वो कौन है, वो है आपके गगन नारंग, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आपको देना है। और ये प्रश्न आपका जो है क्या है, पीवाईक्यूज का है। आपको अगर आपने पीवाईक्यूज किया होगा तो आपको इसका उत्तर पता होगा। ये आपके यूपी स्पेशल में भी आता है और आपके हिस्ट्री वाले यानी कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। अगर नहीं आता होगा तो नेट से सर्च कर लीजिएगा या हिस्ट्री के बुक से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन उत्तर जरूर दीजिएगा। तो बताना है आपको कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, या फिर डी कपिल वस्तु में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जो है उत्तर जरूर देंगे, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आपको करना होता है। यह भी प्रश्न आपके पीवाईक्यूज का है, यूपी स्पेशल का जो ये प्रश्न है। बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों का वर्णन कीजिए। और आपको पता होगा कि जो ये लोकगीत होते हैं, ये लोकगीत दरअसल आपके प्री में भी पूछे जाते हैं, और मेंस में तो आप देख ही रहे हैं कि मेंस में पूछा जा ही रहा है, ठीक है। तो लोकगीत हो गया, नृत्य हो गए, ठीक है, यानी कि यूपी स्पेशल में जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उनको आप डिटेल्स में पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा का, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है। आइए जो है अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शक्ति लगा दीजिए, सब भूल जाइए, समय आपका है। और वर्तमान को अगर आप परिश्रम में लगा दोगे तो भविष्य आपका सुनहरा होगा, और अगर वर्तमान को खेल में, कूद में, मस्ती में बिताओगे तो भविष्य आपका अंधकारमय हो जाएगा। तय आपको करना है कि वर्तमान को आप संजोते हैं, वर्तमान को आप मेहनत में लगाते हैं या इसको जाया करते हैं, डिपेंड आप पे करता है। आप ईमानदार होंगे, सजग होंगे, अपने प्रति अगर आप जो है सत्यनिष्ठ होंगे, आपको सही जानकारी खुद से पता होगी। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।